यस एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? ईश्वर की दया से आप सभी ठीक होंगे। देखिए, आज अपन सामाजिक विज्ञान के अध्याय 6 की जो अपनी यूनिट है वो है केंद्र सरकार, और आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या रहेगा? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के बारे में अध्ययन करेंगे। केंद्र सरकार के अंदर कौन कौन से अंग हैं, सरकार का क्या प्रारूप है, सरकार को कितने भागों में बांटा गया है, और उनके भागों का वर्णन करते हुए उनके अधिकारों के बारे में, उनके कर्तव्यों के बारे में भी आज अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, सीधी पहली बात करते हैं सरकार की। किसकी? सरकार की। सरकार का अर्थ क्या होता है? सामान्यतः सरकार किसे कहेंगे? सरकार किसे कहते हैं? तो संस्थाओं का ऐसा समूह, संस्थाओं का ऐसा समूह, संस्थाओं का ऐसा समूह जिसके पास देश में व्यवस्थित सुनिश्चित जीवन के लिए कानून निर्माण, इन्हें लागू करने, व इनकी व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त होता है। व इनकी व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त होता है, अधिकार प्राप्त होता है, उसे सरकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सरकार कहते हैं। देखिए, सामान्यतः हम इस बात से अवगत हैं कि हमने आगे की कक्षा लोकतंत्र के अंदर प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में अध्ययन किया था, और वहाँ पर शासन के दो रूप बताएं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होती है? जनता अपने प्रतिनिधि को सुनती है और वो किसका निर्माण करती हैं? सरकार का निर्माण करती है। अब सरकार का क्या दायित्व होगा? यदि सरकार को किसने सुना है? जनता ने सुना है, तो सरकार का जो दायित्व होगा क्या होगा? कि संस्थाओं का ऐसा समूह जिनके पास देश में व्यवस्थित सुनिश्चित जीवन जीने के लिए कानून निर्माण करेगी, उसके बाद में इन्हें लागू करेगी, और इनकी व्याख्या, क्या जो हमने कानून निर्माण किया है, क्या वो कानून जनता के हित में है या उनके अहित के अंदर है। दूसरे अर्थ में अपन अन्य अर्थ की बात करें, अन्य अर्थ की बात करें इसके अंदर, तो सरकार राज्य को मूर्त रूप प्रदान करती हैं। क्या करती है? मूर्त रूप प्रदान करती हैं। सरकार राज्य को मूर्त रूप प्रदान करती हैं। देखिए, राज्य क्या है? एक भावनात्मक इकाई है। क्या है? एक भावनात्मक इकाई है जिसे सरकार क्या करती है? मूर्त रूप प्रदान करती हैं। जिसे सरकार क्या करती हैं? मूर्त रूप प्रदान करती हैं। अब गार्नर ने इसके बारे में क्या कहा है? गार्नर पाश्चात्य विद्वान है जिनके बारे में, सरकार के बारे में कहा है कि सरकार वह अभिकरण है, सरकार वह अभिकरण है, सरकार वह अभिकरण है जिसके द्वारा राज्य की नीतियां निर्धारित की जाती है। राज्य की नीतियां निर्धारित की जाती हैं। सरकार वह अभिकरण है जिसके द्वारा राज्य की नीतियां निर्धारित की जाती हैं। सामान्य मामलों को
नियमित किया जाता है वह सामान्य हित को उजागर किया जाता है। सामान्य हित को उजागर यानी सामने लाया जाता है, उजागर किया जाता है। यानी सरकार के बारे में गार्डनर ने क्या कहा है? गार्डनर ने कहा है कि सरकार वह अभिकरण मतलब वह साधन है जिसके द्वारा राज्य की क्या होती हैं, नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं, सामान्य मामलों में नियमित किया जाता है, सामान्य मामलों को सुलझाया जाता है और सामान्य हित को क्या किया जाता है, उजागर किया जाता है। सर्व सामान्य हित की बात की जाती है, सामान्य हित को उन्नत किया जाता है, सामान्य हित को उजागर किया जाता है। यह है सरकार की परिभाषा। वैसे सरकार की अपन बात करें तो सरकार को भी कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। कितने भागों में? दो भागों में। एक तो है केंद्र की सरकार। कौन सी सरकार? केंद्र की सरकार। और दूसरी है राज्य की सरकार, जिसे अपन कहेंगे राज्य सरकार। आगे इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सरकार के कितने रूप हैं? दो रूप हैं, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार। सरकार की शाब्दिक परिभाषा यानी संस्थाओं का ऐसा समूह जिनके पास देश में व्यवस्थित सुनिश्चित जीवन जीने के लिए क्या करेगी? वो कानून निर्माण करेगी, उन्हें लागू करती है, उन्हें व्याख्या करने का अधिकार प्राप्त होता है, तो उसे अपन क्या कहेंगे? सरकार कहेंगे। अन्य अर्थ में सरकार राज्य को क्या करती है? मूर्त रूप प्रदान करती है। इसी सरकार के अंदर सरकार की जो परिभाषा दी है गार्डनर ने, क्या कहा है कि सरकार वह अभिकरण है जिसके द्वारा राज्य की क्या होती है? नीतियाँ निर्धारित की जाती हैं, सामान्य मामलों को नियमित किया जाता है, सुलझाया जाता है और सामान्य हित को उजागर या उन्नत किया जाता है। शायद तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, आगे बात करते हैं अपन सरकार के अंगों की। क्या बात करते हैं? सरकार के अंग। अब सरकार के अंगों को मुख्यतः तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। नंबर एक व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका। नंबर दो कार्यपालिका। नंबर दो क्या है? कार्यपालिका। और नंबर तीन है न्यायपालिका। न्यायपालिका। देखिए सरकार के अंग कितने हैं? तीन हैं। कौन कौन से? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन्हीं के माध्यम से सरकार अपने कार्यों को क्या करती है? संपादन करती हैं। अब देखिए व्यवस्थापिका का जो काम है वो है कानून निर्माण करना। कानून निर्माण करना। अब जो व्यवस्थापिका कानून निर्माण करती हैं, कार्यपालिका उन्हें क्या करती हैं? क्रियान्वित करना। यानी उन्हें वो क्या करती हैं? क्रियान्वित करती हैं, यानी लागू करना। वो क्या करती हैं? व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को क्या करती हैं? लागू करती है। अब देखिए कार्यपालिका ने कानून बनाए, व्यवस्थापिका ने कानून बनाए, कार्यपालिका ने क्रियान्वित किया। और जब क्रियान्वित किए हुए कानून जनता के हितों में नहीं है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन करती हैं, तो ऐसे कानूनों की व्याख्या करने का जो अधिकार है वो किसके पास है? व्याख्या करना। क्या व्याख्या करती है? वह सही है या गलत है। जो कार्यपालिका द्वारा लागू किया गया कानून है, व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानून है, क्या वह जनता के लिए उचित मायने में, सही मायने में वो सही है या जनता के हितों की, उनके अधिकारों का हनन करता है। तो ऐसे कानूनों की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास में है? न्यायपालिका के पास में। और न्यायपालिका के पास में एक वह भी अधिकार है कि वह व्यवस्थापिका और कार्यपालिका द्वारा बनाए गए कानूनों का अंत भी कर सकती हैं। तो देखिए न्यायपालिका यहाँ पर सबसे क्या है? एक सर्वोच्च संस्था के रूप में उभर कर सामने आई है। अब दूसरी बात करते हैं व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका के कितने अंग हैं? व्यवस्थापिका
अब व्यवस्थापिका के भी दो अंग हैं। कितने अंग हैं? एक तो है संघीय व्यवस्थापिका और दूसरी है राज्य व्यवस्थापिका। पहली तो कौन सी है? संघीय व्यवस्थापिका। दूसरी है राज्य व्यवस्थापिका। पहली है संघीय व्यवस्थापिका और दूसरी है राज्य व्यवस्थापिका। देखिए, संघीय व्यवस्थापिका के मुख्य अंग कितने होते हैं? 3 अंग होते हैं। संघीय व्यवस्थापिका के मुख्य अंग कितने होते हैं? 3 अंग होते हैं। जैसे संघीय व्यवस्थापिका की बात करें तो संघीय व्यवस्थापिका के अंदर भी 2 अंग होते हैं। कितने हो गए? 3 नहीं होते, सॉरी, 2 होते हैं। एक तो होता है लोकसभा। कौन सा होता है? लोकसभा। और दूसरा अंग होता है राज्यसभा। अब राज्य व्यवस्थापिका के अंदर भी 2 महत्वपूर्ण अंग होते हैं। एक तो होता है विधानसभा। क्या होता है? विधानसभा। और जो दूसरा होता है वो होता है विधान परिषद। अब देखिए, राज्यों के अंदर क्या होता है? किन्हीं किन्हीं राज्यों के अंदर केवल विधानसभा एक ही अंग है, लेकिन कई राज्यों में हमें विधान परिषद का भी उल्लेख मिलता है। क्या होता है? विधान परिषद का भी हमें उल्लेख मिलता है। अब देखिए, जो भारतीय संविधान के अंदर व्यवस्थापिका हैं, कौन? व्यवस्थापिका, इन्हें सामान्यतः संसद भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में व्यवस्थापिका को संसद भी कहा जाता है। संसद भी कहा जाता है, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। किसका उल्लेख किया गया है? संसद का। तो संसद का जो उल्लेख संविधान में किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो 79 अनुच्छेद के तहत किया गया है। अब देखिए, संसद के जो महत्वपूर्ण अंग होते हैं वो होते हैं 3। कौन से होते हैं? 3 अंग होते हैं, और वो तीनों अंग हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये तीनों को सम्मिलित रूप से भारतीय संविधान में एक रूप दिया गया है, जिसे क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए, पढ़ते हैं अपन संसद। संसद के मुख्यतः कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। एक तो है राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। दूसरा है लोकसभा। तीसरा है राज्यसभा। तीसरा क्या है? राज्यसभा। राष्ट्रपति को कार्यपालिका का प्रधान कहा जाता है। राष्ट्रपति को क्या कहा जाता है? कार्यपालिका का प्रधान। कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। यहां हम बात करते हैं संविधान के अनुच्छेद 53 यानी 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है। कौन?
राष्ट्रपति। देखिए संसद के अंग कितने? 3। कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। अब राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान। राष्ट्रपति क्या होता है? कार्यपालिका का प्रधान होता है। वह संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत यानी 53 के तहत संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है, शक्ति का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लोकसभा, इसे क्या कहेंगे? प्रथम सदन। इसे क्या कहते हैं? प्रथम सदन। दूसरा, ये संसद का कौन सा सदन है? निम्न सदन। और तीसरी इसकी जो मुख्य विशेषता है वो है लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन। लोकप्रिय सदन इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि इनके जो सदस्य निर्वाचित होते हैं वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। इस कारण लोकसभा को कौन सा सदन कहा जाता है? लोकप्रिय सदन कहा जाता है। ये कौन सा सदन? प्रथम सदन है। ये प्रथम क्या है? सदन है, जिसे निम्न सदन कहा जाता है, और ये लोकप्रिय सदन है। ये द्वितीय सदन है। राज्यसभा कैसा सदन है? द्वितीय सदन है। ठीक है। ये निम्न सदन है, तो ये कैसा है? उच्च सदन है। कैसा है? उच्च सदन है, जिसे अपन वरिष्ठ सदन भी कह सकते हैं। वरिष्ठ सदन। देखिए, लोकसभा को समय से पूर्व ही भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को समय से पूर्व भंग नहीं किया जा सकता। उसका कारण यह है कि राज्यसभा एक कैसा सदन है? स्थायी सदन है। कैसा सदन है? स्थायी सदन है राज्यसभा। और जो लोकसभा है वो कैसा है? अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन है। देखिए, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इस कारण इसे स्थायी सदन कहा जाता है। लोकसभा को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से अनुशंसा करता है तो वह समय से पूर्व भी इसे भंग कर सकता है। इस कारण ये अस्थायी सदन है और ये कैसा है? स्थायी सदन है। इनके जो सदस्यों का कार्यकाल है वो 6 वर्ष का होता है और प्रति 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य पदच्युत हो जाते हैं और उसके स्थान पर नए सदस्यों का आगमन हो जाता है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं संसद का। चलिए, आज की कक्षा में बस इतना ही। आगे की कक्षा में अध्ययन करेंगे हम लोकसभा के गठन के बारे में, उनके कार्यकाल के बारे में, उनके पद के बारे में। तो आज का जो अपना होमवर्क रहेगा, SW में आप लिखेंगे सरकार किसे कहते हैं? सरकार किसे कहते हैं? दूसरा, संसद के अंगों को लिखिए। इसमें गार्नर की परिभाषा भी लिखनी है आपको। गार्नर की परिभाषा भी लिख देना। ठीक है। गार्नर की परिभाषा भी लिख लेना। थैंक यू, धन्यवाद।